हेलो एवरीवन। तो चलिए कैपेसिटर में अब हम एनर्जी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, एनर्जी, हीट कैसे निकालना है, हीट के न्यूमेरिकल्स में निकल लिए थे कि हीट कैसे निकालते हैं बोल के आप। ठीक है, वो समझ में आई थी बात। आज भी हम न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में बोला जाता है कि अगर हमारे पास में बहुत छोटे 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 लिक्विड ड्रॉप्स हैं, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप्स हैं जिनके ऊपर में छोटू चार्ज क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और इनका जो रेडियस है, इनका रेडियस जो है वो है स्मॉल आर। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, स्मॉल आर रेडियस वाले एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को, एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, इनको अगर हमने एक ड्रॉप में कोलेस कर दिया, उसको बोला जाता है कोलेस। कोलेस भी बोला जाता है, ठीक है, ये वर्ड कोलेस भी आता है इसके लिए, या फिर जो है तो कॉम्बिनेशन भी आता है। और इसको हमने एक कैपिटल आर रेडियस वाला एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, और ये एन ड्रॉपलेट थे, ये एक ड्रॉप है सिर्फ, और इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे चार्ज वगैरह सब कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, ये आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, सबका रेडियस कितना है, छोटू आर, इनका कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटेंस ये लोग का और इसका, और चार्ज है ना, पोटेंशियल, एनर्जी, ठीक, इतनी चीजें तो अपने को लगने वाली है। तो कैपेसिटेंस कितना है, मैं बोलूंगा इसका कैपेसिटेंस इन सबका छोटे छोटे का कितना है, छोटू सी, चार्ज कितना है, छोटू क्यू, पोटेंशियल कितना है, छोटू वी, ठीक है, ऐसा लिख दो, एनर्जी कितनी है, छोटू यू। और यही सारी क्वांटिटीज इसके लिए क्या है, कैपिटल सी, कैपिटल क्यू, कैपिटल वी, ऐसा, और कैपिटल यू। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एन आइडेंटिकल ड्रॉप को आपने एक जगह कोलेस करके क्या कर दिया, आपने उसको एक ड्रॉप बना दिया। ठीक है, यही सेम चीज हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हमने, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में हमने ये पढ़ा था, सरफेस टेंशन के अंदर एक्चुअली एग्जैक्टली बोला जाए तो सरफेस टेंशन में क्या था कि ये सारे आइडेंटिकल ड्रॉप्स को लेकर हमने एक ड्रॉप बनाया था, उसकी एनर्जी निकाली थी, सरफेस टेंशन की वजह से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी हमने निकाली थी। क्या है, मेरी बात सही है बिल्कुल एकदम। तो बस यहीं पे भी वैसे ही करना है। अब एक चीज आपको ये पता होती है, देखो कि इसका इन सबका जो एरिया होता है और इसका एरिया होता है, या फिर इन सबका वॉल्यूम होता है और इसका वॉल्यूम होता है, क्या चीज कंजर्व होती है, मुझे ये बोलो। हाँ, क्या चीज कंजर्व होती है, वॉल्यूम या एरिया? तो हम कहेंगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कंजर्व होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, है ना, या डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ना मास चेंज हुआ इधर से इधर आने में, ना डेंसिटी चेंज हुई। अगर ये लिक्विड वाटर था तो ये भी वाटर ही है, मास इनका अगर 2 ग्राम था तो ये भी 2 ग्राम का ही है। ठीक है, ऐसे हुआ। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम कंजर्व होता है। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। ठीक है, वॉल्यूम सेम रहता है। और वॉल्यूम अगर सेम रहता है तो क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, इन सब छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं, इन सबका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, n टाइम्स 4/3 पाई छोटू आर का क्यूब। सही बात है, अरे है कि नहीं, ड्रॉपलेट है ना वो, इसीलिए ऐसा लिखा। इज इक्वल टू, इधर एक ही है और उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। यहां से 4/3 पाई घर को गया, एन आर का क्यूब इज इक्वल्स टू आर का क्यूब, है ना। सरफेस टेंशन का ही पॉइंट रिपीट हो जा रहा है पूरा एकदम। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ, क्यूब रूट निकाल लिया मैंने अगर सबका, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, r इज इक्वल्स टू एन का पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ n लिखना पड़ेगा, इंटू छोटू r लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमारे पास सरफेस टेंशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक लिख लिया। तो चलो फिर हम क्वांटिटीज देख लेते हैं कि क्या होंगे क्वांटिटीज हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरामीटर देखने वाले हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज हम बोलेंगे कि बड़े वाला जो ये ड्रॉपलेट है, इसका जो चार्ज होता है ये n टाइम्स
सबका मिला के चार्ज होता है ना। अगर ये सब पे एक एक कूलम का चार्ज है और ये n है तो ये कितना हो जाएंगे n कूलम्स, ठीक है ना। 1 कूलम है अगर ये तो n कूलम हो जाएगा ये कैपिटल Q की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आपका चार्ज। उसके बाद में रेडियस हमने यहाँ पे ले लिया, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, क्या बोलेंगे रेडियस को, r इज इक्वल्स टू n का पावर 1/3 इंटू छोटू r, ठीक है। n का पावर 1/3, अगर ये 1000 ड्रॉपलेट से अगर समझो ये 1000 ड्रॉपलेट है तो क्या हो जाएगा, 1000 का क्यूब रूट निकाल दो तो ये आ जाएगा 10 r के बराबर, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये लिखा रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस। अब अपने को एक चीज पता है, देखो क्या पता है मालूम है, वी नो दैट के कैपेसिटेंस जो होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो वो कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना, ऐसे होता है ना, अरे ऐसे होता है ना स्फीयर का कैपेसिटेंस ये होता है, मतलब कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैपिटल C विल बी इक्वल टू n का पावर 1/3 इंटू छोटू r, छोटू r नहीं हो छोटू c, है ना, छोटू c, n का पावर 1/3 इंटू छोटू c, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r पे, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R की वैल्यू ये है तो ये R की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस के बाद में आपको बोला है कि पोटेंशियल निकालो बोल के, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ड्रॉप, है ना, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। तो वी नो दैट, हमको मालूम है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C होता है कि नहीं। Q की वैल्यू कितनी है बोलो, कैपिटल Q की वैल्यू बोलो, और ये सब दोनों कैपिटल में, क्योंकि आप ये कैपिटल V निकाल रहे हो तो ये दोनों कैपिटल में आएंगे। ये इसकी वैल्यू बोलो n छोटू q डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू बोलो n का पावर 1/3 इंटू छोटू c। अरे है कि नहीं बात सही, ऐसा हो गया ना। तो इसको क्या लिख पाओगे, इसको लिख पाओगे, अगर ऐसा कर लिया ये n का पावर 1/3 ऊपर चला गया तो ये हो जाता है n उसका पावर 1 माइनस 1/3, है ना, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 हो जाता है, ठीक है, 2/3 बचेगा। और ये कौन है, Q/C। Q/C क्या होगा, देखो बड़ा Q/C बोले तो बड़ा वोल्टेज होता है, तो छोटू Q/C बोले तो छोटू वोल्टेज होगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे n का पावर 2/3, है ना, और ये छोटू v, इस तरह लिख देंगे। तो ये होगा आपका पोटेंशियल, ठीक है, ये होगा पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल के बाद में और क्या निकाल सकते हो, तो हमको बोला जाएगा कि एनर्जी निकाल लो उसकी, एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप की एनर्जी कैसे निकालोगे, तो हम ये लिखेंगे कि कैपिटल U इज इक्वल्स टू हाफ कैपिटल C कैपिटल V का स्क्वायर। अरे है कि नहीं, एनर्जी ऐसी लिख दूँ ना, ठीक है, एनर्जी ऐसे लिख दूँ, वैल्यूज पुट करो, हाफ C की वैल्यू कितनी है, कैपिटल C कितना है, n का पावर 1/3 छोटू c, है ना, छोटू सी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्या, हाँ लो। और पोटेंशियल की वैल्यू लिखो, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, n का पावर 2/3 इंटू छोटू v और उसका स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको लिख पाऊंगा 1/2 n का पावर 1/3, है ना, इंटू n का पावर 2 to the 4 4/3, है ना, इंटू c इंटू v स्क्वायर, है कि नहीं बात सही। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 कॉमन है और ये हो जाएगा 5/3, तो n का पावर कितना हो गया 5/3, और हाफ CV स्क्वायर को अलग कर दो, n का पावर 5/3 और अंदर बचेगा हाफ CV का स्क्वायर, ये छोटू है, दोनों भी छोटू है ये वैल्यूज। तो कैपिटल U की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, n का पावर 5/3 इंटू छोटू u। समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ कि नहीं, बहुत मुश्किल है क्या, देख लो जरा, बहुत मुश्किल है नहीं ना, बस कैपिटल और स्मॉल, बस इतने का तो फर्क है। और क्या है, ध्यान से लिखो तो सब सही चलता है, ढंग से लिखो, बिल्कुल जैसा लिखा जा रहा है वैसा याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अगर फॉर्मूले याद है तो आपको सिर्फ बॉक्स याद होना चाहिए, ये ब्लू बॉक्सेस जितने हैं ना, बस इतने भी याद कर लेना आपने, खत्म, इतने पे आपका काम हो जाता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, अपन न्यूमेरिकल अभी लेने वाले हैं, वो न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को। चलो फिर
चलो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज कैपेसिटर जब हम सर्किट में लगाएंगे तब क्या होगा। ये एक कैपेसिटर है समझो, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हमने क्या किया, सर्किट में ऐसे लगाया कि एक नेगेटिव पॉजिटिव इसको जोड़ दिया, ठीक। यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं बात को अच्छे से समझने के लिए। और ये सर्किट है क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी होगा, है कि नहीं। वायर का रेजिस्टेंस समझ लो, अगर रेजिस्टेंस बाहर से कोई लगा हुआ नहीं है ना तो वायर का रेजिस्टेंस है, समझ लेना, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और ये है आपका कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है C। C इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा बना ये पूरी क्लैरिटी आपको है, ठीक है, ऐसा मैं समझता हूँ कि ये कैसा बना आपको आता है। इसके ऊपर में चार्ज हमने कैसा दिया, बैटरी से दिया है, ठीक है। अब यही हम चार्ज इसको देकर हम इसको फुल चार्ज बनाने वाले हैं। तो समझ लो, मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर दो चीजें गौर करने वाली है। सबसे पहली चीज कि पोटेंशियल जब हम बैटरी लगाते हैं तो इस प्लेट को क्या पोटेंशियल मिला, तो इस प्लेट को मिला है, इस प्लेट को मिला है जीरो पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, जीरो पोटेंशियल। इसको मान लो ये जीरो पोटेंशियल, इसको जीरो पोटेंशियल मान लो, तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, V होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे जीरो होता है तो यहाँ पे V होता है ना, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होता है, V। तो अगर इस प्लेट को अगर V माना जाए तो इसको जीरो मानना ही पड़ेगा ना, ठीक है, ऐसा है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये बात समझो आप। देखो एक बैटरी जो होती है ना, एक बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब अगर मैं लिखता हूं कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं अगर इस टर्मिनल को अगर 0 वोल्ट पे मान रहा हूं तो मुझे इस टर्मिनल को 12 वोल्ट बोलना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इस टर्मिनल को 5 वोल्ट बोलूं तो डिफरेंस कितने का है, 12 का। तो ये 5 है, ये माइनस से प्लस जब जाओगे आप तो ये 5 है, प्लस की तरफ जाओगे तो ऐड करना पड़ेगा 12। 5 और 12 कितने हो गए, यहाँ पे 17 वोल्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं -5, है ना, -5 लिखूं तो -5 के अंदर में 12 ऐड करो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये 7 और ये 5 दोनों का डिफरेंस कितने का है, 12 का। 17 और ये 5 डिफरेंस कितने का है, 12। ये 12 और ये 0 कितने का डिफरेंस है, 12। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ लो, ये जो बैटरी होती है ना ये एक्चुअली डिफरेंस होती है। तो आप रेफरेंस पॉइंट किसको बनाते हो उस पर ये वाला डिपेंड करता है। अगर आपने रेफरेंस 0 बनाया तो इधर 12 लिखो, इधर रेफरेंस 5 बनाया तो इधर 17 लिखो, इधर -5 को अगर रेफरेंस बनाया तो इधर 7 लिखो। अगर इधर 3 बनाया होता तो इधर 9 लिखते थे हम, अरे बात सही कि नहीं। -3 अगर बनाया होता तो इधर 9 लिखते थे, अगर इधर +3 बनाया होता तो इधर 15 लिखते थे। अरे सही बात है, अब समझ में आ गई ना बात। चलो बस वही है कॉन्सेप्ट। ये 0 है, ये V है। अच्छा ये V है तो ये स्विच को क्लोज करो, ये स्विच क्लोज होगा। अब स्विच जब क्लोज होगा मैं आपको और बिल्कुल ध्यान से समझाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, जब ये स्विच क्लोज हुआ टाइम कितना था, तो हम बोलते हैं टाइम t = 0 माना जाता है, t = 0। जब ये t = 0 पे ये स्विच क्लोज हुआ, जैसे ही स्विच क्लोज हुआ t = 0 पे, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ठीक है ना। यहाँ से पॉजिटिव है, करंट फ्लो हुआ, करंट यहाँ से गया, तो यहाँ से करंट जाने वाला जो होगा वो करंट की वैल्यू कितनी होगी, I = V/R। अरे है कि नहीं बात सही, ठीक है। यहाँ का करंट कितना होगा, V/R। अच्छा तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, फिर कितना आएगा, यहाँ पे पूरा V/R खर्च हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे कितना है, 0। यहाँ पे कितना है, 0 ऑब्वियसली। तो आपका कैपेसिटर भी चार्ज है क्या, नहीं है, ठीक है। आपका कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं है, जस्ट आप उसकी चार्जिंग शुरू कर रहे हो। टाइम = 0 की बात कर रहा हूँ मैं भैया, टाइम = 0। जैसे ही बस ये आपने स्विच खट बोल के दबाया, बस उसी वक्त ये हुआ कि आपका पूरा V/R, देखो वोल्टेज पूरा इसको मिल गया रेजिस्टेंस को, तो यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा, कुछ भी नहीं ना, पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस चला गया। देखो पूरा वोल्टेज इसको मिल गया, पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस मिला। यहाँ से आपका सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ, ये बात जरा ध्यान देने वाली है। ये सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ, क्योंकि एक्चुअली आप इसको चार्ज करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, इसको चार्ज करना शुरू कर रहे हो। अब ये चार्ज, या फिर ऐसा बोलेंगे आप कि यहाँ से यहाँ चार्ज उड़ के तो जाता नहीं, यहाँ से यहाँ चार्ज उड़ के जाता नहीं। तो हुआ क्या, हुआ ये है कि ये माइनस यहाँ से हमारी बैटरी ने यहाँ से चार्ज को खींचना शुरू किया और वो चार्ज को लेके जाकर इधर डिपॉजिट करना शुरू करेगी। तो इधर माइनस चार्ज आने वाला है, इधर प्लस चार्ज आने वाला है। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है, इस तरह से ये काम करने वाला है। चलो मैं आपको आफ्टर बताता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये सर्किट कैसे हो जाएगा, देखो जरा। अभी कितना टाइम हो गया, t = t, ठीक है, ऐसा हो गया टाइम।
कुछ तो भी टाइम हुआ होगा, 1 सेकंड, आधा सेकंड, कुछ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, कुछ तो भी टाइम हुआ है, ठीक है, उसमें टाइम हुआ है। यहाँ पे टाइम होने से हुआ क्या है मालूम है कि यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, ये वाला पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे कितना है वोल्टेज, V वोल्टेज है, यहाँ पे कितना है V वोल्टेज है, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, अभी ऑब्वियसली फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है। देखो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव लगा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब अगर ये चार्ज आ रहा है तो मुझे बताओ कि अपने पास में एक फॉर्मूला है ना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कितनी बोला था मैंने, C है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आना चाहिए, फिर यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा छोटू Q/C, रहेगी नहीं, यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू Q/C। अच्छा, ये V इज इक्वल टू Q/C है, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज V है, देखो ये वाला V, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना V, तो इसमें का करंट कितना हो जाएगा, आप रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट बताओ, तो मैं कहूँगा कि करंट इन रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू ये V माइनस दिस V, ये है V कैपेसिटर वाला V, छोटू V, तो अपन लिखेंगे कैपिटल V माइनस छोटू V अपॉन रेजिस्टेंस। ये V कितना है, कैपिटल V माइनस ये V कितना है, Q/C है ना, डिवाइडेड बाय ये कैपिटल R, ये हो गया आपका करंट। अच्छा, अब ये करंट की वैल्यू है, तो मुझे ये बताइए कि जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है ना, अभी इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या ये न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, अरे है कि नहीं बात सही, ठीक है, ये कम हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, देखो ऐसा क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, चार्ज ये भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, और करंट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यानी आप ऐसा बोलोगे कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा करंट कम होता जाएगा, ठीक है। एक पीक ऐसा आएगा जब when Q इज इक्वल टू Q हो जाएगा, टोटल चार्ज, इसके ऊपर जितना चार्ज जाना था चला गया, छोटू Q dQ ऐसा करते करते पूरा चार्ज इसके ऊपर में फुल हो गया। जैसे ही चार्ज पूरा कैपिटल Q हो जाएगा तो यहाँ पे से करंट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q/C आ जाएगा पूरा वोल्टेज, यानी कि यही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, पूरा ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों V हो जाएंगे। अब जैसे ये दोनों V हो जाते हैं तो V हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाता है, यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि जब करंट जीरो हो जाता है तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब बाकी रहेगा क्या, तो हम कहेंगे कि ये करंट जीरो हो जाता है तो रेजिस्टेंस इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव या नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, अरे रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि करंट ही नहीं है ना भाई, वहाँ करंट ही नहीं जा रहा है, जितना वोल्टेज आपने लगाया वो वोल्टेज पूरा के पूरा इसको मिल गया है ना, ये वोल्टेज देखो इसको मिल गया, ये यहाँ पे कितना कैपिटल V आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, मतलब इधर का पूरा वोल्टेज इसको मिल जाएगा। जब इधर का पूरा वोल्टेज इसको मिल जाएगा, करंट जीरो हो गया, तो ये रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी। तो हमारे सर्किट कैसे बनेंगे, फिर हमारे जो सर्किट्स होंगे वो कैसे बनेंगे, तो हम कहेंगे हमारे जो सर्किट्स रहेंगे वो इस तरह से बनेंगे, कैपेसिटर और उसको बैटरी, बस आपको बस यहाँ पे अगर स्विच डालना है तो डाल दो, ठीक है, ऐसा स्विच लगाना है तो लगा लो। ये आपके पास में है पोटेंशियल डिफरेंस और ये है आपके पास में कैपेसिटर, ये प्लस है तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस है तो ये माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे बस खत्म। तो आप हमेशा क्या करोगे, इसमें रेजिस्टेंस निकाल दोगे, ठीक है, आपने रेजिस्टेंस को निकाल दिया। अब ये बात समझो जरा कि रेजिस्टेंस को आपने जब लगाए रखा था, यानी कि रेजिस्टेंस तो था सर्किट में हमेशा ही था वो, ठीक है, वो तो हमेशा से था, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ नाम होता है रेजिस्टेंस का। क्या नाम होता है, जरा समझो। यहाँ पे हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस पहले था, ये वाली जो कंडीशन थी, इस कंडीशन को एक नाम दिया गया है, इस कंडीशन को बोला जाता है ट्रांजिएंट। क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिएंट स्टेट। इसको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, जिसमें करंट क्या होता है, इसके अंदर ज्यादा से कम की तरफ जाता है, करंट डिक्रीज होता है, चार्ज बढ़ने लगता है, ठीक है, चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा, करंट डिक्रीज होगा, करंट इसमें है लेकिन ना, ठीक है, इसमें करंट होता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें करंट होता है, ये सर्किट में से करंट फ्लो होता है। उसके बाद ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को यानी कि T इक्वल टू T, ये जो कंडीशन है आपकी, लिखो यहाँ पे, तो T इक्वल टू T और T इक्वल्स टू इन्फिनिटी,
कितना भी टाइम हो सकता है ना, t इक्वल टू टी टाइम हुआ, उसके बाद में ये कैपेसिटर फुल चार्ज होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको इन्फिनिटी बोल दो। इन्फिनिटी जो बोला जाएगा इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। ये दो टर्म हमारे काम के हैं, ठीक है, स्टेडी स्टेट और ये ट्रांजिएंट स्टेट। ये दो टर्म हमारे काम के हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर इस सर्किट में से करंट फ्लो होता है और स्टेडी स्टेट में यहाँ से करंट फ्लो नहीं होता। यानी यहाँ पे करंट है क्या, मुझे बताओ जरा। नहीं है, तो करंट यहाँ पे नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए आप जब देखेंगे कि जब हम सर्किट के अंदर में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में जब हम कैपेसिटर लगाएंगे तो हम उसकी जो बात करेंगे वो स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। ट्रांजिएंट पे हम जो है तो काम नहीं करते। हमारे सिलेबस में ट्रांजिएंट की कैलकुलेशन बहुत ही रेयरली यूज होती है, वो मैं आपको बता दूंगा कितनी यूज होगी, लेकिन आपको जब भी दिया जाएगा, ठीक है, जब भी आपको दिया जाएगा वो ट्रांजिएंट स्टेट नहीं दिया जाएगा बल्कि स्टेडी स्टेट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बाय चांस आपको ये बोला जाता है कि t इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है तो समझ लेना ये ट्रांजिएंट की बात हो रही है जिसमें करंट होगा। और अगर ये वाली बात होगी t इक्वल्स टू टी वाली या t इक्वल टू इन्फिनिटी वाली स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेडी स्टेट के अंदर आप ये यहाँ से सर्किट में से करंट नहीं लेंगे। अगर आपको पूछा गया यहाँ पे करंट कितना होता है, आप बोलेंगे करंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे करंट इज इक्वल टू 0 होता है। कब 0 होता है? t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर है हमारे कैपेसिटर को चार्ज करने का। कैपेसिटर जब हमारा चार्ज होता है वो इस तरह से हुआ होगा। जब भी आप कैपेसिटर की ऐसी फोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, पहले चार्ज होते समय उसमें से करंट फ्लो हो रहा था और बाद में चार्ज होने के बाद वो कैपेसिटर के वो रेजिस्टेंस की हमको जरूरत नहीं पड़ी, उसको हमने निकाल दिया, सर्किट में नहीं बनाया, ठीक है। ऐसा सर्किट यूज में आता है। तो चलिए देखो, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे हमको दो स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इनिशियल ए फिगर और ये फिगर बी है। दोनों के अंदर में आपको क्या दिख रहा है? देखो, फिगर ए में आपके पास पहला स्फीयर था R1 रेडियस वाला जिसके ऊपर चार्ज था Q1, ठीक है। कैपेसिटी है उसकी C1, उसका पोटेंशियल है V1 और उसकी एनर्जी है U1, ठीक है। आपने उसको चार्ज किया, यानी उसका आपने कैपिटल Q चार्ज दिया होगा Q1, तो उसकी कैपेसिटी C1 आ गई है और पोटेंशियल V तक आपने उसको चार्ज किया है, U उसकी एनर्जी हो गई है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू C1V1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसी के बाद आप देखेंगे कि Q2 जो दिख रहा है आपको, तो Q2 के अंदर में भी सारे वही आपको दिख रहा है पैरामीटर्स Q, C, V और U, ठीक है, दिख रहा है आपको। ओके, अब फिगर बी में देखो, फिगर बी के अंदर में आपने क्या किया कि वो दोनों स्फीयर को क्या कर दिया आपने, वायर से कनेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया हमने? वायर से कनेक्ट कर दिया है फिगर बी के अंदर। जब वायर से दोनों को कनेक्ट किया तो क्या फ्लो होगा, ठीक है, दोनों के साथ क्या शेयरिंग होगा? तो मैं कहूंगा शेयरिंग ऑफ चार्जेस। देखो हमने लिखा भी है ना शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज शेयरिंग होगा इसके अंदर में, ये वाली फिगर में। अब अगर चार्ज शेयर होता है, कब तक शेयर होगा? कॉमन पोटेंशियल अचीव करे तक। तो हम बोलेंगे कि फाइनली क्या होने वाला है? देखो क्या होने वाला है, चार्जेस फ्लोज होने वाले हैं, चार्जेस फ्लो करेंगे टिल पोटेंशियल बिकम इक्वल, यानी कि दोनों भी जो स्फीयर्स है उन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होने तक इसमें से चार्ज फ्लो करने वाले हैं। तो मैं कहूंगा कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो हम उसको देख सकते हैं। देखो कि हमको चार्ज इसके ऊपर कितना दिख रहा है, Q1 डैश, इसने कितना चार्ज लिया है, Q2 डैश लिया है, ओके फाइन। और पोटेंशियल क्या होगा दोनों का, वी देख लो लिखा हुआ है वी सेम पोटेंशियल होगा दोनों का। और एनर्जी बदल गई है, U1 डैश और U2 डैश, एनर्जी बदल गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि न्यू चार्ज कितना आया होगा, है ना। न्यू चार्ज कितना है, हमको अगर वो निकालो बोला है तो हम कैसे निकालेंगे उसको? मैं लिखता हूं पहले चार्ज कितना था, चार्ज क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है, ये दोनों स्फीयर का चार्ज मिलाकर, ये दोनों स्फीयर का चार्ज मिलाकर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। ये दोनों का चार्ज इज इक्वल टू ये दोनों का चार्ज। तो हम बोलेंगे चार्ज कंजर्व हो रहा है, इसलिए इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर कैपिटल Q के बराबर है। टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का चार्ज, ये दोनों का चार्ज मिला के कैपिटल Q या ये दोनों का चार्ज मिला के कैपिटल Q, ये सिस्टम का चार्ज है, ठीक है। अच्छा, वी नो दैट, हमको एक फॉर्मूला मालूम है, देखो कि चार्ज जो होता है उसको हम बोलते हैं चार्ज Q1 अगर मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना Q1, तो Q1 इज इक्वल टू C1V1 होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है, C1V1 होता है। और Q2 इज इक्वल टू क्या होता है, C2V2 होता है।
लेकिन फाइनल जो चार्ज मिला वो कितना है, Q1 डैश इज इक्वल टू C1V कॉमन पोटेंशियल, Q2 डैश कितना है, C2V कॉमन पोटेंशियल। अरे सही बात है कि नहीं, कॉमन पोटेंशियल C2V। अच्छा, तो मेरा दिल बोला कि ये दोनों को क्या करो कि ऐसा रेशो में लिख के देखो बोला, रेशो में। तो मैंने ऐसा लिखा Q1 डैश डिवाइड बाय Q2 डैश, और Q का मेरे को एक फॉर्मूला मालूम है, ये वाला पहले लगा दिया मैंने, ये Q1 Q डैश Q1, तो ये C1V अपॉन C2V आया, ये VV गेट्स कैंसिल हुआ तो C1 अपॉन C2 आया, ठीक है। बट मेरे को C का मालूम है एक फॉर्मूला, क्या मालूम है, बट C की वैल्यू होती है स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 R, ऐसा होती है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, Q1 डैश को, Q1 डैश को लिखा मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, R1 कैसे लिखते हैं, R1 ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय Q2 लिखा मैंने Q2 डैश, तो ये आ जाएगा वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, ठीक है, ऐसी वैल्यू आ गई है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, R1 अपॉन R2 के बराबर हो गए हम। अरे हम किसके बराबर हो गए, R1 अपॉन R2 के बराबर, कौन, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। क्या मैं दोनों के तरफ में एक वैल्यू में डायरेक्ट लिख सकता, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि अगर मैं दोनों तरफ में एक एक ऐड करता हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश प्लस 1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी Q1 डैश प्लस, ये ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश, है ना, इट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R2, है ना, ऐसे लिखूंगा मैं इसको। अच्छा, ऐसा लिखने के बाद मैंने सोचा कि ये कैपिटल, देखो ये जो है ना, ये मुझे कैपिटल Q दिख रहा है, देखो Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू कैपिटल Q है, तो मैंने इसको लिख दिया कैपिटल Q, तो मैंने उसको लिख दिया कैपिटल Q डिवाइडेड बाय Q2 डैश, तो इसकी वैल्यू आ गई है R1 प्लस R2 अपॉन R2, तो मैंने Q2 डैश निकाल लिया इसमें से, Q2 डैश इज इक्वल्स टू, तो Q2 डैश की वैल्यू इधर, ये ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, ब्रैकेट क्लोज, इनटू कैपिटल Q, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर लिखना चाहूँ मैं तो, सिमिलरली अगर लिखना चाहूँ मैं तो Q1 डैश की वैल्यू कैसे आएगी, फिर Q1 डैश के अंदर में सिर्फ R1 ऊपर आएगा, यहाँ पे तो R1 प्लस R2 ही रहेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और इनटू कैपिटल Q। तो मेरे पास में ये दो बहुत अच्छे वाले फॉर्मूले आ चुके हैं कि Q1 डैश जो निकालना है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट, और Q2 डैश जो निकालना है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट, दोनों के फॉर्मूला डायरेक्ट मिल गए, Q1 डैश और Q2 डैश। बस यही तो चीज़ थी हमारे पास में, ठीक है, यही तो निकालना था हमको। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात होगी भाई। अच्छा, ये निकाल लिया है, अब चलो निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी। लिखो फास्ट, चलो लिखते हैं कॉमन पोटेंशियल। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने को मालूम है, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू, क्या लिख पाएंगे हम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय, क्या आना चाहिए, V इज इक्वल टू क्या था, Q बाय C था ना, तो ये टोटल कैपेसिटी आना चाहिए, टोटल कैपेसिटी। अच्छा, टोटल चार्ज कितना होगा, देखो जरा, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज बोले तो या तो Q1 प्लस Q2 लिखो, या Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिखो, आपको आपके पास जो अवेलेबल है वो लिख लेना, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी होती है, देखो जरा, Q1 की वैल्यू होती है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अरे है कि नहीं बात सही, ठीक है ना, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल आपका। तो कॉमन पोटेंशियल बस इतना ही होता है, ठीक है। आप इसको और में ऐसा भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ये Q1 प्लस Q2 मैंने लिखा, उसकी जगह पे आप Q1 डैश लिख दो, Q2 का भी डैश लिख दो, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो या तो आपके पास में ये एक फॉर्मूला आया है, ठीक है, या तो ये एक फॉर्मूला आया है, आपको जो मन में आए लगा दो, जो आपके पास अवेलेबल होगा डेटा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके अंदर शॉर्टकट नहीं है, मैं शॉर्टकट अभी बताने वाला हूँ, कहाँ लगता है वो भी बताने वाला हूँ। तो एक चीज़ समझ में आई, ये वाला लिख दिया, कॉमन पोटेंशियल होगा। अच्छा, अगर कॉमन पोटेंशियल लिखा तो एनर्जी कैसे होगी, चलो वो भी लिख देते हैं। एनर्जी का कुछ लॉस तो हुआ होगा ना, जब आपने दोनों का कांटेक्ट करवाया तो क्या हुआ, इधर से इधर चार्ज फ्लो करे तो एनर्जी कुछ लॉस तो हुई होगी। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कितनी हुई होगी एनर्जी लॉस, चलो लिखते हैं एनर्जी लॉस कितना होगा। मैं लिखता हूँ एनर्जी लॉस
इज इक्वल्स टू सिस्टम की इनिशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की फाइनल एनर्जी। अच्छा, तो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी वो लिखो वाला ज़रा। तो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी को बोला जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अरे चलता कि नहीं चलता ऐसा? ऐसा चलेगा ना। पहले आपके पास में क्या था, देखो दो कैपेसिटर थे ना, अलग अलग दो स्फीयर थे, इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसकी C2 थी, इसके पास वोल्टेज V1 था, इसके पास वोल्टेज V2 था, पोटेंशियल है ना। तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल हो गई। अच्छा, फाइनल कितनी हो जाएगी फिर देखो, फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ, दोनों की कैपेसिटी मिलाकर कितनी हो जाएगी, अब दोनों को क्योंकि आपने मिला दिया है जहाँ पे, तो मिलाने के बाद में उनकी कैपेसिटी हो जाती है C1 प्लस C2, रहेगी नहीं। और V बोले तो V कॉमन पोटेंशियल, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। तो फिर आप डेल्टा V कैसे लिख पाओगे, लिखूं क्या डेल्टा V? तो सर डेल्टा U लिख लो, कैसे लिखोगे, इनिशियल यानी कि हाफ C1 V1 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट क्लोज, माइनस हाफ C1 प्लस C2, ठीक है, और V का स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कौन है, ये कॉमन पोटेंशियल कौन है, ये, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दो वहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम कहीं से सॉल्व करेंगे, इसकी V स्क्वायर बोले तो क्या कर सकता हूँ मैं मालूम है, V स्क्वायर की जगह पे ऐसा भी रख सकता हूँ, देखो ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, C1 V1 प्लस C2 V2, V2 है ये, है ना, C1 प्लस C2 और उसका ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा है। बहुत बड़ा फॉर्मूला जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्मूला जाने वाला है। तो फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर लो, याद रख लो, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखने में कोई बुराई नहीं है, सॉल्व करके देखना है जिसको तो मन की शांति के लिए कर सकता है, लेकिन नहीं करना है तो मुझ पर भरोसा है, रख लो, याद रख लो। ठीक है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी एनर्जी लॉस होती है हमारी शेयरिंग करने की वजह से। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? अरे ठीक है, ठीक से, ठीक है, अरे कितने बार बोलूं, ठीक है। अब देखो सेम उसी तरह आप क्या कर सकते हो, हमारे में दो कैपेसिटर लेने का, दोनों को कहीं से तो भी चार्ज करके लाने का। ठीक है, दोनों को चार्ज करके लाओ, कितने पे चार्ज करके लाओ, समझ लो आप इसको पोटेंशियल दे रहे हो V2, है ना, और इसको पोटेंशियल दे रहे हो V1। ठीक है, ऐसा दे दो, V1 V2 पोटेंशियल से चार्ज करके लाओ। कैपेसिटी कितनी, इसकी C1 इसकी C2, ठीक है, कैपेसिटी भी इतनी, इसके ऊपर चार्ज कितना, प्लस Q इससे माइनस Q, ऐसा हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज कितना, प्लस Q2 माइनस Q2। ठीक है, ये और डिटेल में अभी बताने वाला हूँ मैं आपको, चार्जिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये दोनों को कनेक्ट कर दो, सेम पोलैरिटी को एक जगह, कैसे कनेक्ट करो, सेम पोलैरिटी को एक जगह, और एक स्विच डाल दो बीच में चुप चुप का दिखने के वास्ते। ठीक है, फॉर्मेलिटी है तो डाल देते हैं। अब देखो सेम पोलैरिटी आपने ज्वाइन कर दी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू कैपेसिटर्स joined like plates together। कैसे ज्वाइन करें, लाइक प्लेट्स टुगेदर। ठीक है, लाइक प्लेट्स टुगेदर, इसकी प्लस प्लेट को जोड़ा, इसकी माइनस प्लेट को जोड़ा, तो हम क्या लिख पाएंगे, देखो जरा, हम लिख पाएंगे कि कॉमन पोटेंशियल कितना अचीव करा होगा। तो कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि जैसे ही आप इनको ये स्विच को ऑन करोगे, ठीक है, एज सुन एज द स्विच इज ऑन, इसका V1 पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल V2 था, वो दोनों भी चले जाएंगे और यहाँ पर एक पोटेंशियल आ जाएगा, अचीव हो जाएगा एक पोटेंशियल प्लस और माइनस। ठीक है, ऐसा ले लो, V पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। कितना होगा वो, तो मैं कहूँगा कि कोई भी चार्ज ले लो, Q1 प्लस Q2, है ना, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, है नहीं, ऐसा लिखते हैं ना, अभी तो लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, तो ऐसा लिखते हैं, या फिर ऐसा भी लिखते हैं इसको, कैसे भी लिखते हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश अपॉन C1 प्लस C2।
अच्छा कहाँ है देखो जरा, Q1 डैश कहाँ है, तो मैंने तो बनाया ही नहीं, ठीक है, वो नहीं समझा रहा हूँ मैं अभी आपको। कहाँ होगा, ये Q1 है ना, ये अपने पास से कुछ चार्ज इसको दे देगा ना Q2 को, तो फिर क्या हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, ये Q2 डैश हो जाएगा। बस इसी तरह का होने वाला है। यहाँ पे जो चार्ज आता है उसका नेगेटिव चार्ज इधर आता है, यहाँ पे जो चार्ज आता है उसका नेगेटिव चार्ज इधर आता है। तो हम किसका चार्ज देखने वाले हैं, हम पॉजिटिव प्लेट का चार्ज देखने वाले हैं, ये समझ लो बात को। हम यहाँ जो चार्ज दिखेंगे किसका होगा, पॉजिटिव प्लेट का होगा, ठीक है। तो हम किसको काउंट करेंगे, हम फॉर्मूले में किसको काउंट करेंगे, पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को काउंट करेंगे। याद रख लो, क्या याद रखोगे, पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को कंसिडर करना, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को कंसिडर करना। सिर्फ ये तो इधर का तो नेगेटिव ऑलमोस्ट हो जाता है, इधर 10 कूलम रहेगा, इधर 5 कूलम होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इधर 10 रहेगा तो इधर -10 होगा, इधर 5 रहेगा तो इधर -5 होगा, ठीक है, बस ऐसी ही बात होती है इसके अंदर में। तो फिर मैं कैसा लिखूँ, आगे मैं ऐसा लिखूँ कि V = C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। अरे लिख दिया मैंने, रहे कि नहीं, मैंने लिख दिया ना, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो मैं इसको एक और तरह से लिख के बता सकता हूँ आपको। इनिशियल चार्ज है ना, ऐसा लिखो क्या, इनिशियल चार्ज = फाइनल चार्ज, ठीक है। इनिशियल चार्ज कितना था बोलो जरा, Q1 जमा Q2 इतना था। फाइनल चार्ज कितना होगा, तो मैं कहूँगा ये होगा Q1 डैश + Q2 डैश। तो मैं इसको लिखना चाहा तो मैंने इसको लिखा C1V1 प्लस इसको क्या लिखा, C2V2 लिखा। इसको Q1 डैश को कैसे लिखूंगा मैं, तो इसको लिखूंगा मैं C1V प्लस इसको लिखूंगा मैं C2V। V कॉमन निकला तो यहाँ से मेरे को फॉर्मूला क्या मिला, C1V1 प्लस C2V2 = C1 + C2 × V। अरे वही है ना ये केस, अरे वही तो केस है ना, दिख रहा क्या, आखिरी लाइन दिख रही, हाँ दिख रही, गुड। तो ये V, ये इसके C1 + C2 इसी नीचे चलेगा, यही तो मिला है। अरे बात सही कि नहीं, यही तो मिला है। बस फिर और क्या लेते हैं, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे हीट कितनी जनरेट हुई है, तो हीट लिखते हैं, हीट = इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, है ना। हीट कितनी जनरेट हुई, तो हीट का फॉर्मूला फिर से वही होगा, है ना। हीट का फॉर्मूला कितना होगा, H = क्या लिखा था पहले, हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2, है ना, ऐसे लिखेंगे C1 + C2, और यहाँ पे लिखेंगे V1 - V2 का होल स्क्वायर। देखो एग्जैक्टली सिमिलर केस है, बस क्या कर दिया मैंने, देखो इसको जो कैपेसिटर को चार्ज किया था ये V1 से, इसका प्लस इधर माइनस था, इसका इधर माइनस है इधर प्लस है, यानी कि हम क्या करेंगे, 2 कैपेसिटर्स जॉइंड अनलाइक प्लेट्स। कैसे ज्वाइन करेंगे, अनलाइक प्लेट्स टुगेदर। जब हम अनलाइक प्लेट टुगेदर जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास में कुछ फॉर्मूले आते हैं, और वो क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल। फिर से अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख दूंगा सीधा C1V1 और यहाँ पे आ जाएगा -C2V2, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, और C1 + C2, ठीक है, इतना ही फर्क पड़ने वाला है, ऐसा लिख देंगे। और हीट का फॉर्मूला कैसे लिख देंगे, जो हीट जनरेट हो रही है मतलब कि एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, एनर्जी लॉस बोलते हैं इसको। एनर्जी लॉस के फॉर्मूले में आ जाएगा हाफ, यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 और डिवीजन में आ जाएगा C1 + C2, ये तो सेम है, बस यहाँ पे आ जाएगा V1 + V2 का होल स्क्वायर। बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला एज इट इज जैसा मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। क्या यहाँ तक की बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि इसके बाद जो हम सर्किट्स पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ही आसान होने वाले हैं। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट्स ऐसे बताऊंगा कि इन फॉर्मूलेस की जरूरत आपको लिखकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। हम ऐसे शॉर्टकट्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन लेते हैं पहले। Two spheres A and B of radius 4 cm and 6 cm are given charges of 80 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively. If they are connected by a fine wire, amount of charge flowing from one to another will be। ठीक है, क्या किया आपने, 2 स्फीयर लिया होगा, कैसे हो गया, ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, इनके बीच में एक वायर लगा दिया है, ठीक है। स्फीयर पे, पहले स्फीयर पे इसका 4 सेंटीमीटर का डायमीटर रेडियस है, इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसे हो गया, 2 स्फीयर है।
उनको चार्जेस कितना दिया आपने, ए और बी को चार्ज दिया है 80 और 40 माइक्रोकूलम। ये ए है, ये बी है, और इसको दिया है 80 माइक्रोकूलम का चार्ज, इसको दिया है 40 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है, ऐसे दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि इनको वायर से कनेक्ट करने के बाद हमको ये पूछा है कि कितना चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो किया है, ठीक है, ऐसा होगा। तो कितना चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो किया, उसके लिए हमारी कैलकुलेशन कैसी चलेगी। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये देख लेते हैं कि टोटल चार्ज है कितना, ठीक है, टोटल चार्ज है कितना। तो मैं लिखूंगा टोटल चार्ज, क्योंकि वो कंजर्व होता है ना, टोटल चार्ज कंजर्व होता है 40 + 80 = 120 माइक्रोकूलम। ये अपने पास में इनिशियल चार्ज है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल चार्ज ये हो गया अपने पास में। अब अपने पास में फॉर्मूला भी है, अगर मैं निकालना चाहूंगा Q1 डैश, तो Q1 डैश का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास में, Q1 डैश = R1/R1 + R2, है ना, इंटू कैपिटल Q, ऐसे था ना, ठीक है, यही तो वैल्यू थी। तो इस वैल्यू के अंदर में अगर मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय, सेंटीमीटर्स में वैल्यू रख रहे हैं ना इसकी, तो इसको वैल्यू को रखो, कितना आ जाएगा 4 + 6, ऐसे लिख दो 4 + 6, क्योंकि सेंटीमीटर तो कैंसिल होने वाला है, इसलिए आप चेंज इसको अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, इंटू 120 माइक्रोकूलम, है ना, 120 माइक्रोकूलम। तो ये आ जाएगा Q1 डैश की वैल्यू, और Q1 डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास में 48 माइक्रोकूलम, 48 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा, और ये 120 है तो ये 48, ठीक है, ऐसा हो जाएगा 48 माइक्रोकूलम। ये आ गया Q1, ठीक है, Q1 डैश इतना चार्ज बचा है Q1 डैश। उसके बाद में निकालोगे Q1 डैश, Q2 डैश निकालने की जरूरत है क्या, है तो नहीं, निकालना चाहते हो तो आपकी खुशी से निकाल लो, ठीक है। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, 10 से ये चला गया तो वैल्यू कितनी होगी 120 से चलेगा तो 12, 72 आने वाला है, ठीक है। इसका चार्ज कितना आएगा Q2 डैश 72 आने वाला है, 72 माइक्रोकूलम। अच्छा, अपन यही देख लेते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हुआ कितना, तो हम लिखेंगे चार्ज ट्रांसफर हुआ कितना, चार्ज ट्रांसफर या फ्लो, चार्ज ट्रांसफर या फ्लो, चार्ज फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ है किसके पास। देखो पहले वाले पे इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना था 80, फाइनल कितना है 48, चार्ज ऑन कैपेसिटर यानी कि स्फीयर 1, कैपेसिटर 1 के ऊपर में इनिशियल कितना था, इनिशियल 80 माइक्रोकूलम, फाइनल 48 माइक्रोकूलम, ठीक है। यानी कि फ्लो कितना किया 32 ना, तो हम बोलेंगे कि 32 माइक्रोकूलम फ्लोज फ्रॉम A to B, समझा, ठीक है, 32 माइक्रोकूलम फ्लोज फ्रॉम A to B। ये वाले से ये वाले पे, क्योंकि इसका फाइनल चार्ज आया 48 और इसके पास आया 72, क्योंकि इसके पास पहले कितना था 40, इसको 32 मिल गया, बोले तो कितना हो गया 72 माइक्रोकूलम। अरे हुआ कि नहीं सही, वही है ना, ऐसे तो है, तो इस तरह निकाल सकते हो आप। तो ये मिला आपको कि A से B में फ्लो किया चार्ज, कितना फ्लो किया 32 का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि 2 insulated metallic spheres of 3 microfarad and 5 microfarad capacitance are charged to 300 volt and 500 volt respectively. The energy loss when they are connected with wire is, energy loss निकालने का है। अपने को क्या दिया, 2 स्फीयर है ना, फिर से इनको क्या कर रहा है वायर से कनेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी कितनी है पहले वाले की, इसको बोल देंगे अपन, इसको A बोल देंगे, इसको B बोल देंगे, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी पहले कितनी बताई है, इसकी कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैराड, इसकी कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, ऐसा है। और दिया कि उसको वोल्टेज से कितना चार्ज किया है, इसको 300 वोल्ट से चार्ज किया है, इसको 500 वोल्ट से चार्ज किया है, ठीक है, ऐसा दिया अपने को। उसके बाद में बोला है कि जब इनको वायर कनेक्ट कर दिया तो एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो हम लिखेंगे एनर्जी लॉस इट इज इक्वल्स टू UI माइनस UF। लिखना है तो पूरा लिख लो, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो, हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू आती है अपनी, तो वैल्यू उसको पुट करते हैं 375,000 इंटू 10 का पावर -6, ये -6 ऊपर जाएगा +6 हो, इसमें से बचा -6 बचा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -6 बोले तो पीछे चलो 3 और ये 3 0.375 जूल्स ये एनर्जी होगी, ठीक है, 0.375 जूल।
आप बोलोगे सर V1 माइनस V2 था, अपन ने तो उसको क्या किए 200 लिए, 500 माइनस 300 लिए, तो ऐसा ही लेते हैं ना, हीट नेगेटिव आ सकते कभी नहीं आ सकते ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल भी बोल सकते हैं ना उसको, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन दिया है कि 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस r चार्ज q coalesce to form a big drop. The ratio of surface densities of charge of each small drop with that of the big drop. स्मॉल ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी बिग ड्रॉप के साथ कितनी होगी, ये निकालो बोल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सबसे पहले देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको मालूम होती है क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो चार्ज अपॉन एरिया होती है ना, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं लिखूंगा ये स्मॉल के वास्ते तो कितनी आएगी, देखो स्मॉल तो लिखना पड़ेगा Q अपॉन एरिया, एरिया बोले कितना होता है 4 पाई r का स्क्वायर। और जब बिग के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बिग के लिए लिखूंगा तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, है कि नहीं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं फिर दोनों का रेशो ले लेता हूँ, तो स्मॉल से बिग का बोला ना अपने को, स्मॉल से बिग का रेशो बोला है, तो बिग का रेशो अगर बोला है तो इसमें से क्या कैंसिल होने वाला है, 4 पाई कैंसिल होने वाला है। तो अपने को यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है Q अपॉन कैपिटल Q और इंटू कैपिटल R अपॉन छोटू r का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अरे रेसिप्रोकल करके लिखा, इतना भी नहीं समझ रहे हो। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ये लिख दिया अपन ने। अब अपने को मालूम है कि वी नो दैट कैपिटल R जो होता है ये n⁻⁴ टाइम्स छोटू r होता है ना, ऐसे होता है। और कैपिटल Q जो होता है वो n टाइम्स छोटू Q होता है। चलो इन दोनों वैल्यूज को रख देंगे हमारे इक्वेशन के अंदर। अगर ये इक्वेशन के अंदर आपने ये वैल्यूज को रख दिया तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी देखो सिग्मा स्मॉल अपॉन सिग्मा बिग, है ना, सिग्मा स्मॉल अपॉन सिग्मा बिग। इट इज इक्वल टू छोटू Q एज इट इज बड़ू Q की जगह पे n का पावर n इंटू Q। अच्छा, और r स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, कैपिटल R की जगह पे रखोगे n⁻⁴ r अपॉन r और इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से Q R गेट्स कैंसल, आपके पास में क्या रेशो बच रहा है, स्मॉल अपॉन बिग इज इक्वल्स टू, यहाँ से बच रहा है n का पावर 2/3, n का पावर 2/3 अपॉन n, ये n ऊपर जाके क्या बनाया, n का पावर 2/3 -1, इसका पावर 1 है ना, ऊपर जाके -1 हो गया। तो ये 2/3 बोले कितना हो जाएगा, -1/3। ठीक है, तो -1/3 बोले तो ये नीचे आ जाता है। तो इसको लिख पाओगे आप स्मॉल अपॉन बिग इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n का पावर 1/3, है ना, ऐसा होगा ना। ठीक है, इस तरह बचेगा। वैल्यूज पुट करो, 1 अपॉन n का पावर n कितना है, व्हाट इज n इज गिवन 64 का पावर 1/3 दो, 64 का पावर 1/3 बोले तो कितना होता है 4 होता है। तो आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा सिग्मा s अपॉन सिग्मा बिग, है ना, सिग्मा बिग इट इज इक्वल्स टू 1/4, ये होगा इसका रेशियो। ठीक है, 64 का क्यूब रूट कितना है, 4 है। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये है हमारे थोड़े से सैम्पल न्यूमेरिकल जो हम देख रहे थे। इससे और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल और शॉर्टकट्स और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ ज्वाइन अस विद द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।